नमस्कार। सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर 12, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। एफआईआर आपने सुना होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये चैप्टर सेक्शन 154 से शुरू होता है और 173 तक मोटा मोटा। उसके आगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी, वो भी इसी का पार्ट है, वो 176 तक जाता है। ये एक 173 तक है, फिर 174, 175, 176 एक अलग पार्ट है, फिर 177 से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपन अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर 12, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर जो वर्ड है वो सीआरपीसी में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना जो है वो 154 में दी जाती है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था संज्ञेय असंज्ञेय अपराध। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन जिसकी शिकायत डायरेक्टली पुलिस को की जा सकती है और पुलिस जिसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकती है, वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर, एवरी रीजनेबल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, युक्तियुक्त नहीं, कोई भी सूचना युक्तियुक्त सूचना नहीं है। इसका लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत जरूर पढ़ेगा आप, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2014 का ही है, एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, 13-14 का है। ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें बताया गया है कि एफआईआर किन किन परिस्थितियों में करनी जरूरी है। क्या पुलिस को एफआईआर कोई लेके आता है कि साहब मेरे घर के सामने अपराध हो गया, तो क्या पुलिस को उसमें अन्वेषण, प्रिलिमिनरी अन्वेषण करना जरूरी है कि पहले सत्यता जांचे उसकी कि यार अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। ललिता कुमारी में ये कह दिया कोर्ट ने कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और उसकी बातों से, जो उसने कहानी बताई है, उससे आपको ये प्रतीत होता है कि उस कहानी से संज्ञेय अपराध होना प्रतीत होता है, तो आपको रिकॉर्ड करना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो कहानी झूठी बता रहा है या सच्ची बता रहा है। अगर झूठी बताई है तो बाद में उसको पुलिस को गलत सूचना देने का अपराध, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके लिए। लेकिन आपको यूनिक के साथ, चलो मेरे साथ कैसे हुआ नहीं लग रहा है, अगर उसकी कहानी से संज्ञेय अपराध प्रतीत हो रहा है, इतना ही आपको करना है। कुछ एक केसेस बताए उसमें, एंटी करप्शन के, कमर्शियल के, फैमिली डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट संबंधित, जिसमें कहा है कि पहले आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। 6-7 एक्सेप्शन दिए जिसमें आपको प्रथम दृष्टया 1 हफ्ते के अंदर, वो भी बाकी सभी में आपके पास अगर कोई भी सूचना लेके आता है, उस सूचना से ये प्रतीत होता है कि यह संज्ञेय अपराध है, तो आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करनी है। ये लिख दिया है, क्योंकि सिर्फ सूचना वर्ड है, हिंदी में देखेंगे ना, इतला वर्ड लिखा है, युक्तियुक्त इतला नहीं, सिर्फ इतला दी है। और आपको क्या करना है, वह पुलिस थाने का बार्ष देकर मौके दी गई तो उसके द्वारा उससे निष्पक्ष लेखबद्ध कर ली जाएगी, कर सकेगा वगैरह नहीं, कर ली जाएगी। शैल वर्ड यूज है, शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। मतलब क्या हुआ, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम। या तो वो खुद राइटिंग में लिख देगा या अंडर डायरेक्शन, तो किसी डायरेक्शन में किसी को बोलेगा कि भाई लिखो ये सूचना, और वो उसको सूचना जो लिखेगा पुलिस वाला, वो किसको सुनाई जाएगी, जो सूचना देने आया है, जो इतला देने आया है, उसको सुनाई जाएगी। और एवरी सच इन्फॉर्मेशन, जो इतला दी है उसने, वो रिड्यूस में राइटिंग में या वो राइटिंग में खुद लेके आ रहा है, साइन हो गई किसके, जो व्यक्ति वो सूचना दे रहा है, ताकि अगर झूठी सूचना हो तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सके। तो एफआईआर झूठी दी ना, तो उसकी भी एफआईआर दर्ज होती है। तो झूठी सूचना देता है, जो भी वो चीज दे रहा है, लिख के दे रहा है या उसने ओरली कही है और पुलिस ने रिटर्न में लिखी है, उसकी कॉपी पे साइन होंगे इतला देने वाले के। और जो उसने सब्सटेंस है, मतलब मोटा मोटा जो रूप है, वो एक डायरी या बुक रखी होगी, उस बुक में वो पूरा उतारेगा उसको, मोटा मोटा जिस के भाई इस तरह का अपराध इस तारीख को ये हो गया। और वो बुक में किस प्रोसेस से, किस विधि से उतारेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि इस तरीके से आपको उस बुक में उतारना है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका अपन, अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड सब्जेक्ट शैल बी गिवन फोर्थ फ्री ऑफ। अब कई लोग पूछते हैं कि साहब एफआईआर की कॉपी नहीं दी, वगैरह ने दी, वो पैसे मांगने करें।
सेक्शन 154 के सेकंड में क्लियर कट लिख लिया है कि जो सूचना आपने दी है, लिखित में जो सूचना दी है, इस पर आपको साइन करें, पुलिस वाले बाउंड है उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराने की। आप उन्होंने क्या सूचना रिकॉर्ड की, ये कंपलसरी 154(2) में उनको देनी पड़ेगी। अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं तो उसका मान के चलिए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। कई बार एनसीआर रिकॉर्ड करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 155 में होती है। एनसीआर तो सिंपली कुछ नहीं है इसका स्टेटस। तो आपको लगता है कि आपने करवाने गए चोरी का, लेकिन वो एनसीआर लिख दी उन्होंने, गुमशुदगी दर्ज कर दी, चोरी नहीं करके गुमशुदगी दर्ज कर दी, तो वो एनसीआर रिपोर्ट देते हैं। एनसीआर नहीं, एफआईआर, उसके बिल्कुल नंबर होते हैं, ये होते हैं किस्म। एफआईआर एक बहुत बड़ी चीज है, हालांकि उसकी सब्सटेंशियल वैल्यू क्या है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे कि एफआईआर की वैल्यू क्या है, लेकिन एफआईआर की कॉपी आपको 154(2) में कंपलसरी पुलिस को देनी है। अब बात आती है, आपने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस में देने गए, पुलिस ने देने से मना कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे? इसका आंसर 154(3) में, any person aggrieved by refusal on the part of officer in charge of police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information। हिंदी में पढ़ते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इतला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक, जोधपुर में तो कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा भेज देगा। क्या? वही सूचना जो पुलिस वाले को दे देगा। और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से, किसका? पुलिस अधीक्षक का। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो वो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा, कौन? एसपी, या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होगी। ये माना जाएगा कि वो पुलिस जो है, जो जिसको एसपी ने ऑर्डर दिया है, वो ऑफिसर इंचार्ज उस पुलिस स्टेशन का है, उसके पास सारी शक्तियां होगी जो एक थाने के थानेदार को होती है। ये तो अपन ने पढ़ लिया संज्ञेय अपराध के बारे में। अब यह असंज्ञेय अपराध के बारे में अगर आपको बता, असंज्ञेय अपराध पता है? ऐसा अपराध जो कि कम सीरियस होता है और जिसमें आप पुलिस के पास कोई शक्तियां अरेस्ट करने की नहीं होती है, इसमें आप कंप्लेंट करते हो, वो कंप्लेंट होती है कोर्ट में। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब आप, अपन तो चलो लॉ वाले लोग हैं, बिना लॉ वाले लोग तो पहले नॉर्मली आपने सुना होगा साहब अपराध हुआ तो सीधा जाओ पुलिस थाने में, समझ गए? तो ये थोड़ी पता है कि आप सीआरपीसी लेके बैठोगे, उसका फर्स्ट शेड्यूल खोलोगे, शेड्यूल में देखोगे कि अच्छा ये तो ये है, वो है, अच्छा ये तो अपने लाइबल नहीं, ठीक है। अब पुलिस, इसमें तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसमें तो उस पुलिस उस थाने में जाना पड़ेगा। तो आप नियरली जो नजदीक में पुलिस स्टेशन वहां जाते हैं, तो असंज्ञेय अपराध में ऐसे ही जाएंगे आप। अगर आपको पता नहीं है कि भाई, तो आप सीधे पुलिस वाले के पास पहुंचे, फिर क्या करेगा पुलिस? पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें शक्ति तो नहीं है उसके पास कुछ भी। असंज्ञेय अपराध में हिंदी में पढ़ते हैं, जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इतला दी जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, एक डिफरेंस नोट करना, उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध, जबकि 154 अपन ने पढ़ा था, इसमें ऐसा एक भी वर्ड नहीं था। संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक, प्रत्येक इतला, ये जरूरी नहीं है कि उस थाने के क्षेत्राधिकार की वो घटना हो। एक कंसेप्ट आता है जीरो एफआईआर, आपने कई बार सुना होगा। जीरो एफआईआर ये होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि इसमें ये थोड़ी लिखा है कि अपराध जहां हुआ है उस थाने में जाना है। आप नियरेस्ट, अब आपको फोन पे सूचना मिली कि XYZ जो आपका रिश्तेदार था, जिसका कोई नहीं है, आप ही है, उसकी बेंगलोर में हत्या कर दी गई, तो आप क्या करेंगे? बेंगलोर में तो कोई नहीं है उसको, तो आप जाएंगे जहां भी आप रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं तो दिल्ली के नजदीकी जो मुखर्जी नगर थाना है या कलोन प्लेस थाना है, वहां पे जाके आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो वो एफआईआर 0 नंबर की एफआईआर होती है, मतलब उस एफआईआर पे नंबर कुछ नहीं होता है। वो एफआईआर फिर बाद में वहां रिकॉर्ड होकर और बेंगलोर ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में प्रत्येक इतला। अब ये लिखा है कि उस थाने, अब 155 में क्या चीज लिखी हुई इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस नोट करें आप। जब पुलिस थाने के बाहर उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इतला दी जाती है, तब वह ऐसी इतला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस नियमित विहित करे प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करवाएगा और इतला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया। उसमें मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण की शक्ति किसके पास है? ऑर्डर कौन देता है? मजिस्ट्रेट।
रिकॉर्ड तो कर देगा वो, एनसीआर रिपोर्ट कहते हैं उसको, और कहेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। दूसरा, कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले के विचार का सुपुर्द करने की शक्ति है। कोई पुलिस अधिकारी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण पुलिस शुरू नहीं कर सकती है। और किस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना? जिस पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार वाला कोर्ट आता है। हर मजिस्ट्रेट को 2-1 डिपेंड करता है एरिया पे थाने दिए जाते हैं कि आपका जुरिस्डिक्शन ये, तो उस थाने से संबंधित कोई भी चीजें जो है उस मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। 164 के बयान हो गए, 100 जो भी। तीसरा, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे पुलिस थाने का बाहर अध्यक्ष संज्ञेय मामले में कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश मिलता है किसका? मजिस्ट्रेट का, तो वो सारी वही शक्तियां यूज कर सकता है एक्सेप्ट वारंट के बिना गिरफ्तार करने, क्योंकि इसमें वारंट के बिना असंज्ञेय अपराध में आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारंट कौन जारी करेगा? मजिस्ट्रेट। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट को ऑर्डर मिल गया, उसके पास वो सारी शक्तियां आ गई जो संज्ञेय अपराध में उसके पास होती है। ठीक है, जहां मामले का अब 2 अपराध हुए, एक अपराध तो है संज्ञेय, एक है असंज्ञेय, तो उसको क्या मानेंगे? एक में तो अपन रिपोर्ट कराएंगे पुलिस के पास और एक में 155 में कराएंगे? नहीं। पढ़ते हैं, जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय या मामला संज्ञेय समझा गया। जैसे 10 अपराध हुए, उसमें से 9 तो असंज्ञेय, 1 संज्ञेय, तो 155 का 4 एक है को सारे संज्ञेय मान जाएंगे, मतलब 154 उसकी एफआईआर में। समझ में आ गया? 156 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। 156 का 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ेंगे। संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के पुलिस अधिकारी की संज्ञेय 154 में दर्ज होता है ना, फिर उसके 154 का एक्सटेंशन 156 है। 156 में एफआईआर दर्ज होगी। अब आगे क्या होगा? कोई पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के अध्याय के उपबंधों के अधीन है। मतलब संज्ञेय अपराध में पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर उस जिस क्षेत्राधिकार में वो है उसके कोर्ट के पास शक्तियां हैं तो, जांच या विचारण की। ठीक है। सेकंड, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी ऐसी कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें अधिकारी के द्वारा अधीन अन्वेषण करने की सशक्त नहीं था। अगर वो अन्वेषण करता है तो ऐसे किसी मामले में उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन की शक्ति नहीं थी और आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन, कोई जुरिस्डिक्शन का लफड़ा हो जाता है ना, कि जैसे ये एक्स कोर्ट एक्स एरिया में आ रहा था, एक्स थाने के अंडर में आ रहा था, या एक्स कोर्ट के अंडर में आ रहा था और वाई कोर्ट के वाई पुलिस थाने ने जांच कर ली, तो कोई विशेष प्रश्न करने नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली उसके पास शक्ति तो है इन्वेस्टिगेशन करने की, तो प्रश्न नहीं होकर वो ट्रांसफर कर देंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वक प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया या एफआर दे दी, एफआर मतलब फाइनल रिपोर्ट, जो क्लोजर रिपोर्ट जो कहते हैं अपन, एसपी के पास गए, एफसी ने अन्वेषण करके भी एफआर दे दी। अब आप जाओगे, आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कोर्ट में जाओगे। अब आप 190 के अंदर कोर्ट में परिवाद पेश करोगे जिसमें 200 में कार्रवाई शुरू होती। परिवाद जब पेश करोगे तो पुलिस जो है वो संज्ञेय अपराध है, तो उसमें क्या करेगी? 156(3) में पुलिस कोर्ट क्या करेगा? 156(3) में पुलिस को कहेगा अन्वेषण करो। तो ये कई जजमेंट्स आ चुके हैं जिसमें लिखा कि अगर कोर्ट 156(3) में अन्वेषण के लिए पुलिस को निर्देश देता है तो ये प्रिज्यूम्ड है कि उसको पहले एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एफआईआर किसका अन्वेषण करेगा? तो एक तरह से ये मान सकते हैं अपन कि आप 154 में गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, आप 154(3) में आपने एसपी को लिखित में दिया, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हुए, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? कोर्ट। मजिस्ट्रेट के पास जाइए, परिवाद पेश करें। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को लगता है तो मजिस्ट्रेट 156(3) में अन्वेषण की ऑर्डर देगा, और जैसे 156(3) में ऑर्डर देगा तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना एफआईआर के किसका अन्वेषण करेगा वो? ये। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 157 से पढ़ना शुरू करेंगे, अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होती है। थैंक यू।